हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो है निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर पर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मतलब जो अपन धारामापी के लास्ट लेक्चर में दो वैरायटी पढ़ी थी, उनके अंदर जो अपने सिलेबस में है वो है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझे आप कि क्योंकि यही इसकी बनावट है, उसके बाद में अपन इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। देखो, सस्पेंडेड जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर एक तो आयताकार कुंडली होती है, ये आयताकार कुंडली है। ठीक है, तांबे के तारों की बनी हुई आयताकार कुंडली होती है, जिसके बीच में कच्चा लोहा भरा होता है, बेलनाकार टाइप की कच्चे लोहे की कोर भरी हुई होती है इसके बीच में। ठीक है, इस आयताकार कुंडली को अपन एक फास्फोरस ब्रोंज का तार होता है उससे इसको लटकाते हैं। यहाँ पर ऐसे लटकी हुई होती है। ठीक, और इसके दोनों साइड में, मतलब इस आयताकार कुंडली को लटका किस में रहे हैं, देखो दोनों साइड में अपने चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दर्शाया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आपने आयताकार कुंडली को लटका रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ऊपर वाला जो तार है जिसकी सहायता से इसको लटका है, इसको यहाँ पर एक मरोड़ी सिर से यूं कह सकते हैं, या यहाँ पर एक बांधा हुआ होता है इसको, और इसको यहाँ से अपन एक स्क्रू की सहायता से जोड़ देते हैं। ये चालक तार है। ठीक है, और नीचे वाला सिरा है उसको स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार ये एक लटक रही है। ठीक है, अब ये इसकी बनावट होती है। अब इस तार के ऊपर ही एक अपन समतल दर्पण लगाते हैं। देखो ये दर्पण लिख रखा है मैंने, मतलब एक समतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, अब जो बनावट अपने डायग्राम देखा है उसको अगर आपको जैसे भाई आता है एग्जाम में, तो अपने को पूरा डायग्राम विथ बनावट बताना पड़ेगा। तो अपन अब इसकी बनावट को बात करते हैं, भाई बनावट कैसी होती है। जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया तो वैसे तो अपन कह सकते हैं निलंबित कुंडली धारामापी की बनावट उपरोक्त चित्रानुसार होती है। ठीक है, जैसा डायग्राम है वैसी होती है, चित्रानुसार होती है। ठीक, ये बात तो लिख दिया। अब आपको ये सब बातें बताने इसमें कि ये इस आयताकार कुंडली है वो किससे बनी हुई है, इन सब बातों को अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अपन लेंगे इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, एक आयताकार कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है। ठीक, आयताकार कुंडली जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, जिस पर अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में, जिस पर अधिक संख्या में विद्युत रुद्ध का अर्थ हो गया कि उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेट है। विद्युत रुद्ध जैसे तार के ऊपर प्लास्टिक जुड़ी हुई नहीं आती क्या, ऊपर कवर की हुई हो कोटेट, तो उसको अपन बोलेंगे विद्युत रुद्ध। तो जिस पर अधिक संख्या में विद्युत रुद्ध पृथक्कृत, मतलब सारे तार अलग अलग हैं, विद्युत रुद्ध पृथक्कृत तांबे के तार समरूप लपेटे होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपने कभी भी किसी की बाइंडिंग देखी हो मोटर की या पंखे की, इनके कभी भी अगर आप इनकी बाइंडिंग देखे हो, इनके अंदर की बनावट, तो आप देखो कि तांबे के तार ऐसे गोल गोल लपेटे हुए होते हैं। तो तांबे के तार जो लपेटे हुए, तांबे के तार ऊपर से तो प्लास्टिक कोटेड होते हैं, जिस कारण वो एक दूसरे के टच भी आ जाते हैं, तो करंट एक दूसरे के तार की इसमें आपस में
टच में नहीं आती। इस कारण विद्युत रुद्ध पृथक्कृत तांबे के तार समरूप रूप से लपेटे होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रखा है, इस कुंडली को आपने एक फास्फोरस ब्रोंज तंतु से लटका रखा है। तो अपन बात करेंगे इस कुंडली को फॉस्फोरस या फॉस्फर कह दो, फॉस्फर ब्रोंज तंतु या तार, फॉस्फोरस ब्रोंज तंतु या तार की सहायता से मरोड़ी शीर्ष की सहायता से मरोड़ी शीर्ष पर निलंबित या लटकाया जाता है। निलंबित करना या लटकाना एक ही बात है। निलंबित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। देखो इसके साथ अपन ने इसको लटका रखा है, इस तार की सहायता से ऐसे लटका रखा है। तो अपन ने ये तो लिखा ना कि इसको कुंडली को इसकी सहायता से निलंबित किया जाता है। मरोड़ी शीर्ष की सहायता से के ऊपर बांध कर इसको लटका देते हैं। ठीक है, अब आगे लिखिए मरोड़ी शीर्ष टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन ने देख लिया कि यहाँ से देखो तार को लेकर यहाँ पर ऐसे इसको T1 से जोड़ रखा है। तो अपन कहते हैं मरोड़ी शीर्ष से किससे जुड़ा हुआ है, T1 से। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका ये फॉस्फोरस ब्रोंज तंतु भी किससे जुड़ गया, T1 से, इनडायरेक्टली जुड़ गया ना, तो इससे जुड़ा होता है। ठीक है, इस तंतु पर एक समतल दर्पण लगा होता है। जैसा मैंने डायग्राम में बताया था, ये रहा आपका समतल दर्पण। इस तंतु के ऊपर एक समतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो कि तंतु के साथ घूमता है। अगर अपना तार ये घूमेगा तो आप भी जानते हो कि ये तंतु के साथ ये भी राउंड करेगा। इस कारण इसको अपन कहेंगे जो कि तंतु के साथ घूमता है। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर है। अब बाकी क्या कर रहे हैं अपन, इसको किस में लटका रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी लटका रखा है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई इसको लगा। हम एक चीज और बताऊं आपको कि ये जो दर्पण है जब ये घूमेगा, चलो वो वर्किंग बताएंगे, ये दर्पण का ये घूमने का जो विक्षेप उत्पन्न होता है ना, उसको अपन लैंप स्केल व्यवस्था की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं, विक्षेप को लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब कुंडली के निचले के सिरे की बात करें। कुंडली का निचला सिरा स्प्रिंग की सहायता से नीचे का सिरा किससे जुड़ा, किसकी सहायता जोड़ रहे हैं अपन, स्प्रिंग की सहायता से टर्मिनल पेज T2 से जुड़ा होता है। ठीक है, किससे जुड़ा होता है नीचे वाला सिरा, टर्मिनल पेज T2 से। और यहाँ पर देखो ये किसको दिखा रहे हैं अपन, स्प्रिंग की सहायता से टर्मिनल पेज T2 से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये T1 T2 क्या यूज आते हैं, तो अपन लिख सकते हैं भाई टर्मिनल पेज T1 व T2, टर्मिनल पेज T1 व T2 बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं,
जुड़े होते हैं। इनको अपन बाहर के सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे करंट फ्लो अगर अपने को करनी होगी तो उसके अंदर ये करंट फ्लो के लिए काम में करेंगे। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है कि जो अपनी टर्मिनल T1 बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं और टर्मिनल T1 से धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा T2 टर्मिनल से बाहर निकलती है। T1 इनपुट हो गया, T2 क्या हो गया, आउटपुट निकलती है। ठीक है, T1 इनपुट और T2 आउटपुट हो गया। अब देखो इस सारी व्यवस्था को आपने किस में रख रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो अपन कह सकते हैं कि चुंबकीय ध्रुव हैं N और S, इनके बीच में लटकाया और रखा है। तो अपन कह सकते हैं कि कुंडली को अब देखो इसका एक नाम है, अवतल आकार लिख देते हैं अपन, वो ठीक रहेगा। कुंडली को अवतल आकार, अवतल वैसे गुड़नाल भी बोलते हैं इसको, एक गुड़नाल, घोड़े की नाल होती है ना, इसकी डिजाइन भी ऐसी होती है। तो अपन कह सकते हैं कुंडली को अवतल आकार के बेलनाकार चुंबकीय ध्रुवों, अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवों N व S, चुंबकीय ध्रुवों N व S के मध्य रिक्त स्थान में निलंबित, मतलब लटका दिया, निलंबित किया जाता है, या निलंबित के मध्य ये कुंडली को अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवों N व S के रिक्त स्थान में निलंबित किया जाता है, या लटकी हुई होती है, किया जाता है, इनके बीच में लटकी रहती है। ठीक है, अब देखो एक और क्या है कि इसके बीच में देखो ये अपने कोर भी, ये भी रखा है कोर। तो अपन ये भी कुंडली के ठीक बीचों बीच, तो कुंडली के ठीक बीच में कुंडली के मध्य में के बीच में एक नरम लोहे का बेलनाकार नरम लोहे का बेलनाकार क्रोड होता है। ठीक है, जो कि कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। ये इसकी बनावट हो गई भाई, इस टाइप की बनावट होता है। देखो अपन ने कुछ इसमें नहीं है, जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया था वैसा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपन ने क्या हुआ, दो ध्रुव काम मिले ले N और S, इनका आकार कैसा है, अवतल आकार का है। इसके बीच में आपने क्या कर रखी है, एक आयताकार कुंडली रख दी। कुंडली के बीच में क्या है, कच्चे लोहे का बेलनाकार क्रोड भरा हुआ है। ठीक है, ये कुंडली किसकी सहायता से, कोई फास्फोरस ब्रोंज तंतु तार है, उसकी सहायता से आपने इसको ऐसे लटका दिया। इस तार पे एक दर्पण लगा हुआ है, तार का ऊपरी सिरा है वो T1 इस टर्मिनल से जुड़ गया, और नीचे वाला सिरा है वो स्प्रिंग की सहायता से किससे जोड़ दिया, T2 से जोड़ दिया। ये इसकी बनावट है। अगर आपको डायग्राम याद रह जाएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होगी, अब वर्किंग देखो। वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही अपन इसमें करंट फ्लो करेंगे,
भाई T1 से करंट इनपुट होगी, T2 से बाहर निकलेगी। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, तो आप भी जानते हो किसी आयताकार कुंडली में यदि धारा प्रवाह करे और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो क्या होता है, उसके ऊपर परिणामी बल तो 0 होता है, लेकिन एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और वो कौन सी भुजाओं पे होगा, इन दोनों, ये ऊर्ध्वाधर भुजाओं के ऊपर क्या होगा कि दो बल लगेंगे जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे, लेकिन वो संरेखीय नहीं होंगे, जिसके कारण इसमें क्या होंगे, आघूर्ण उत्पन्न होगा। आघूर्ण उत्पन्न होगा तो ये अपने ऐसे इसके इस मरोड़ी तार से लटकी हुई है, अब ये ऐसे इस आघूर्ण के कारण ऐसे घूमना लगेगी, घूमने की कोशिश करेगी कुंडली। तो आप भी जानते हो ऊपर तो तार से बंधी हुई है, नीचे स्प्रिंग से बंधी हुई है, तो इसके घूमने के कारण इस तार और स्प्रिंग में क्या आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, इनमें क्या आ जाती है, ऐंठन। तो धारा प्रवाह के कारण इस कुंडली पर एक चुंबकीय बल आघूर्ण लगा, जिस कारण कुंडली घूमना शुरू करी। तो आप भी जानते हो स्प्रिंग और इन सब के कारण एक विपरीत बल आघूर्ण लग जाता है। भाई स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे तो स्प्रिंग को अपन दबाते हैं, तो आप भी जानते हो स्प्रिंग वापस अपने को विपरीत दबाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी प्रत्यानयन बल। कौन सा बल बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। तो यहाँ पर जब ये घूमेगी, इसको उल्टा एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लग जाएगा, और संतुलन अवस्था में क्या होंगे, दोनों बल बराबर हो जाएंगे। कौन सा, चुंबकीय बल आघूर्ण और प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जब ये घूमेगी तो आप भी जानते हो तार में भी मरोड़ी होगी, ये घूर्णन करे, तार में मरोड़ी होगी, तो ये इस तार पे लगा दर्पण भी घूमता है, दर्पण पे घूमता है। इस दर्पण पे सामने से क्या होता है कि फोकस डाला जाता है, मतलब लाइट डालते हैं, लाइट परावर्तित होकर जिस पॉइंट पे आते हैं वहां पर पाठ्यांक होता है, उसका अपन मापन करते हैं, वो अपन आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि चुंबकीय बल आघूर्ण और प्रत्यानयन बल आघूर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपन अब इसकी वर्किंग की बात करें तो देखो वर्किंग में करें कि सिद्धांत, प्रिंसिपल इसका क्या होता है, सिद्धांत कि ये कैसे काम करेगा, सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर हो गई भाई। अगर आपको आयताकार कुंडली नहीं पढ़ी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपको आयताकार कुंडली पढ़नी ही पड़ेगी, तो ये आपको ये बल आघूर्ण वाले कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके अंदर अपन ने इस चीज को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया था। ठीक है, तो अपन शुरू करें अब प्रिंसिपल को। जब धारा मापी में धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो शुरू कर दिया भाई, धारा प्रवाहित होती है तब धारा मापी की आयताकार कुंडली, तब धारा मापी की आयताकार कुंडली की दोनों ऊर्ध्वाधर, खड़ी वाली की दोनों ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर क्षैतिज दिशा में दो बल, क्षैतिज दिशा में दो बल लगते हैं, क्षैतिज दिशा में दो बल लगते हैं। अब देखो ये दोनों बल है, क्या है, बल लगते हैं, जिनका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है, परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है। ठीक, विपरीत होती है, परंतु ये बल संरेखीय नहीं होते। संरेखीय बल आपको पता है कि कभी भी आघूर्ण पैदा नहीं करते, इस कारण संरेखीय तो होंगे नहीं, परंतु ये बल संरेखीय नहीं होते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, जिस कारण
जिस कारण धारामापी की कुंडली पर, जिस कारण धारामापी की कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करता है, पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, आघूर्ण कार्य करेगा। आयताकार कुंडली वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया कैसे करता है। तो एक बल आघूर्ण कार्य करता या करेगा। ठीक है, बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जिस कारण धारामापी कुंडली में एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो कि कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करेगा, जो कि कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करेगा। ठीक है, घुमाएगा इसको, करेगा, जो कि कुंडली में घूर्णन उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब देखो इस घूर्णन के कारण क्या होगा, कुंडली तो घूमेगी लेकिन आप भी ज्यादा कुंडली से जुड़ी हुई स्प्रिंग और तार में भी क्या होगा, ऐंठन उत्पन्न होगा। ठीक है, इस घूर्णन के कारण फॉस्फर ब्रोंज तंतु और दूसरी क्या है, स्प्रिंग, जिसके कारण फॉस्फोरस ब्रोंज तंतु तथा स्प्रिंग भाई ऊपर नीचे जुड़ी हुई है ये दोनों, एक तरफ तार है, एक नीचे क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है, स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, अलार्म घड़ी में अगर आपने कभी चाबी भरी हो तो ऐसा जरूर होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है। इस ऐंठन के कारण कुंडली पर एक अन्य बल आघूर्ण काम करेगा, के कारण कुंडली में एक अन्य बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। वही स्प्रिंग का ये तो गुण ही है, स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे या खींचोगे या मरोड़ोगे कुछ भी करोगे तो आपके द्वारा आरोपित बल के विपरीत एक उसके अंदर बल उत्पन्न जरूर होता है। ठीक है, होता है, जिसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। जिसे कौन सा नाम देंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। स्प्रिंग के बल का नाम प्रत्यानयन बल है, आघूर्ण हो गया तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी बन गया, दोनों काम हो गया। अब देखो, अब स्थिति क्या होगी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण जितना स्प्रिंग घूमेगी भाई, जितनी उसके अंदर मरोड़ी लगेगी, जितना उसके अंदर कोण पैदा होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा होता है। आप चाबी जैसे अलार्म के अंदर चाबी भर रहे हो तो इस पहली चाबी में कमजोर आता है, दूसरी चाबी में और ज्यादा, तीसरी में और ज्यादा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप उस स्प्रिंग के अंदर ऐंठन पैदा करते जाओगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा। चाहे आप स्प्रिंग को दबाते समय देख लो, चाहे खींचते समय देख लो, सेम वही चीज है। तो यहां पर अपन बात क्या करेंगे कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रत्यानयन बल आघूर्ण डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण ऐंठन कोण फाई भाई, ऐंठन कोण मतलब जितनी वो मरोड़ी जाएगी, ऐंठन कोण फाई के समानुपाती होता है। और वो तो होना ही है भाई, इसका कारण ही यही है, समानुपाती होता है, नहीं तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण पैदा ही नहीं होता।
तो अपन बात कर सकते हैं टू ऐंठन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, या समानुपाती चिन्ह अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे, तो यहां पर कांस्टेंट क्या यूज किया जाता है, सी। टू ऐंठन इज इक्वल टू सी फाई। सी क्या होता है, स्प्रिंग गुणांक होता है। सी कौन होता है, स्प्रिंग नियतांक कह सकते हो आप, ठीक है। तो यह ऐंठन नियतांक कह सकते हो अपन। सी क्या है, ऐंठन नियतांक। ऐंठन नियतांक या स्प्रिंग होती है अकेली तो अपन बोलते थे स्प्रिंग नियतांक। अब इसके अंदर तो तार और स्प्रिंग दोनों को यूज कर रहे हैं, इसका क्या नाम दे दिया अपन ने, ऐंठन नियतांक, ठीक है। इसको अपन मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब कहते हैं कि यदि, अब चुंबकीय बल आघूर्ण की भी बात कर ले, यदि कुंडली के अभिलंब, यदि कुंडली के अभिलंब मतलब तल का लंब के अभिलंब, कुंडली के अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कोण है, तो विक्षेपक बल आघूर्ण है, तो विक्षेपक बल आघूर्ण मतलब चुंबकीय बल आघूर्ण, भाई विक्षेपक वही तो है ना, कुंडली को शुरुआत में घुमा कौन रहा है, जो चुंबकीय बल आघूर्ण है वही है ना, उसको विक्षेपक बल आघूर्ण कह दो, चुंबकीय बल आघूर्ण कह दो, होगा विक्षेपक चुंबकीय बल आघूर्ण होगा। ये भी अपना डेरिवेशन निकाला हुआ है, तो टू यहाँ पर इसको अपन क्या नाम देते हैं, विक्षेपक देते हैं, दोनों में डिफरेंस, विक्षेपक इज इक्वल टू क्या निकाला हुआ था, एन आई ए बी साइन अल्फा, अपने ध्यान है, ठीक है। तो ये हो गया अपना विक्षेपक आ गया एन आई बी साइन अल्फा, ये अपना पहले से निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। अब मैंने कहा कि अगर संतुलन की अवस्था होगी ना, संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर होते हैं, जब भी तो रुकेगा, नहीं तो वो कब तक घूमती रहेगी कुंडली। तो अपन नीचे कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में ये दोनों क्या होंगे, बराबर। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, टू ऐंठन इज इक्वल टू टू विक्षेपक, दोनों मतलब दोनों बराबर होंगे तो परिणामी बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो। और जब परिणामी जीरो हो जाएगा तो आपकी कुंडली का घूर्णन है जो वो अपने आप ही रुक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि एन आई ए बी साइन अल्फा, एन आई ए बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी फाई, ठीक है। अब देखो कुंडली एक परमानेंट है, आपको आगे भी बताऊंगा कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमेशा लंबवत रखा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र हमेशा परमानेंट चीज है, चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा त्रिज्य रखते हैं, त्रिज्य मतलब 90 डिग्री होगी, त्रिज्या 90 डिग्री बनाती है, लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा त्रिज्य रखा जाता है, त्रिज्य रखा जाता है, ठीक है। अतः अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या आ गया, एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई, ठीक। अब देखो कहानी क्या है, अपने यहाँ पर करनी क्या है, अपने को तो धारा करंट कैलकुलेट करनी है, करंट। तो अपने कह सकते हैं या आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी फाई अपॉन एन ए बी, ये आपकी करंट की वैल्यू यहाँ से अपने को प्राप्त हो गई। धारा मापी में करंट मापने का काम था तो अपने यहाँ से आई की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। अपन यू भी कर सकते हैं, देखो सी एन ए बी ये सब कांस्टेंट है, तो अपन कहते हैं सी अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू, इसको के मान लेते हैं, इसको के मान लें, ठीक है। तो इस के क्या होता है, ये होता है धारामापी स्थिरांक, धारामापी
स्थिरांक। स्थिरांक इसका नाम है, धारामापी स्थिरांक, या इसका एक नाम और भी होता है कि स्थिरांक है जिसे परिवर्तन गुणांक भी कहा जाता है, जिसे धारामापी का परिवर्तन गुणांक, जिसे धारामापी का परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज है कि इसको परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। तो अपने पास I इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, I इज इक्वल टू आ गया K फाई। तो अपन कह सकते हैं I इज इक्वल टू K फाई, और K किसको माना अपन ने, इसको मान लिया। और यहां से क्या प्रूव हो गया, डायरेक्टली I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, कि एठन आपका जो धारा के समानुपाती होगा। कौन होगा, ये विक्षेप जो गुणांक, जो विक्षेपित कोण पैदा हुआ किसके है, I समानुपाती फाई। देखो फाई किसको माना आपने, देखो यहां देख लो आप, एठन कोण फाई के शब्द। तो एठन कोण फाई है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है। तो अपने क्या किया, अपने कहा कि वर्किंग, देखो वर्किंग में मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली के ऊपर में एक बल आघूर्ण पैदा होगा, बल आघूर्ण होगा तो कुंडली घूमेगी तो कुंडली से जुड़े हुए दोनों तार और जो स्प्रिंग है इनमें भी ऐंठन पैदा होगी। ऐंठन होने के कारण एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण और आपकी कुंडली के अंदर उत्पन्न जो आपका चुंबकीय बल आघूर्ण है, इन दोनों की वैल्यू साम्य अवस्था में क्या हो जाएगी, बराबर। जैसे दोनों की साम्य अवस्था में बराबर होगी तो ये तो क्या था, स्प्रिंग वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण है टू एठन सी फाई, और ये आपका हो गया चुंबकीय बल आघूर्ण। ये दोनों आपस में बराबर रख दो, रखते यहाँ से आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अपने C N A B ये तीनों कांस्टेंट है, चारों सॉरी, तो इसको अपने K मान लिया, जिससे परिवर्तन गुणांक या धारामापी का स्थिरांक बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, K फाई, और अपने यहाँ से K तो कांस्टेंट है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, फाई की भी हो गया, ठीक है। हाँ, ये चीज जो मैंने आपको बताई ना भाई, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा त्रिज्य रखा जाता है, तो इसकी डिजाइन इस टाइप से बनी होती है। देखो ये डिजाइन देखो आप, ये जो अवतल आकार लिया है ना अपन ने इसका, ये अवतल आकार का कारण यही होता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या रहे, हमेशा त्रिज्य रहे। इस कारण इसमें अल्फा की वैल्यू तो परमानेंटली क्या होगी, 90 होगी, ठीक है। और आपको इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही रहेगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया है, एक साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।